अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले चैप्टर का टॉपिक बायोलॉजिकल मेथड, क्योंकि साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो कि तहकीक करता है, जो कि इंफॉर्मेशन जो है उसको गैदर करता है। और साइंस जो है एक ऐसा नॉलेज है जो कि रिसर्च की बुनियाद पर, एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर, तजर्बात की बुनियाद पर तमाम मालूमात, तमाम इल्म जो है उसको इकट्ठा करता है। तो बायोलॉजी भी क्योंकि इसकी ब्रांच है तो उसमें भी तमाम जो मालूमात है एक प्रॉपर तरीके से इकट्ठी की जाती है, मेथड्स को फॉलो किया जाता है, एक प्रॉपर तरीक़ेकार को इख्तियार किया जाता है जिसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। बायोलॉजिकल मेथड में हम सबसे पहले ऑब्ज़र्वेशंस जो है वो करते हैं। ऑब्ज़र्वेशंस मुशाहिदा करना, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को नोटिस करना और वो मालूमात जो कि हमने अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट से हासिल होती है उसको फिर आगे अगले स्टेप तक लेकर जाना ऑब्ज़र्वेशन कहलाता है। ऑब्ज़र्वेशन हम अपनी मुख्तलिफ जो सेंसेस हैं, अल्लाह ताला ने हमें 5 हिस्से दिए हैं, उनकी बुनियाद पर करते हैं। देखने से, सुनने से, सूंघने से, चखने से, टच कर कर देखने से। तो हम इन सेंसेस का इस्तेमाल करके ऑब्ज़र्वेशन जो है वो किसी भी चीज़ के बारे में करते हैं। फिर ये जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं ये 2 तरह की हो सकती हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। तो जो क्वालिटेटिव है वो क्वालिटी से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई पत्थर हासिल हुआ है तो उसमें कौन कौन से मादनियात शामिल हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं, किस फॉर्म में है, किस जो है कंपाउंड्स की फॉर्म में है। और अगर हम उसको नंबर्स की शक्ल में गिनना शुरू कर दें तो हम उसे क्वांटिटेटिव कहते हैं। तो किसी भी चीज़ के बारे में जो ऑब्ज़र्वेशन होती है वो उसकी क्वालिटी से रिलेटेड भी हो सकती है और वो उसकी क्वांटिटी से भी रिलेटेड हो सकती है। क्वांटिटी से रिलेटेड जो ऑब्ज़र्वेशन है उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसको मय्यर बेहतर तरीके से किया जा सकता है, उसको नंबर्स की शक्ल में डाटा की फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। जितने भी हमारे ऑब्ज़र्वेशंस होते हैं उनसे हम एक जनरल जो एक फ्रेज़ है वो बना लेते हैं, एक जनरल एक्सप्लेनेशन बना लेते हैं जिसको फ्यूचर में हम अपने तजर्बात की रोशनी में टेस्ट कर सकते हैं। और इसको हम कहते हैं उर्दू में मफरूज़ा और इंग्लिश में हम उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस बनाना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर जो एरिस्टोटल है उसने राह में चलते हुए एक बार मिट्टी का ढेर देखा और उसमें से उसने मेंढक को निकलते हुए देख लिया, तो उसने एक जनरल ऑब्ज़र्वेशन बना ली कि बेजान चीज़ों से जानदार चीज़ें पैदा होती हैं। तो हाइपोथेसिस जो होते हैं वो 2 तरह से हम उसको देख सकते हैं। वो डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू भी बनाए जा सकते हैं और वो इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू भी बनाए जा सकते हैं। अब जो डिडक्टिव रीजनिंग है इसमें हम आम बात से ख़ास बात की तरफ जाते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। और इंडक्टिव रीजनिंग जो है इसमें हम ख़ास बात से आम बात की तरफ जाते हैं। मिसाल के तौर पर डिडक्टिव की अगर बात करें तो हम मिसाल ले लेते हैं परिंदों की। हम कहते हैं कि तमाम परिंदे उड़ते हैं, इनमें उड़ने के लिए पर हैं। तो जो स्पैरो है क्योंकि इसमें भी पर हैं तो ये भी बर्ड है, तो इसमें हमने आम बात से ख़ास बात की तरफ, ख़ास किस्म की तरफ हमने अपना रुझान दिया। इसी तरह इंडक्टिव रीजनिंग में हम ख़ास बात को पहले लेते हैं और फिर उससे हम आम बात की तरफ, आम पॉइंट आउट जो है वो चीज़ें करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि स्पैरो जो है इसमें विंग्स हैं, ये फ्लाई कर सकती है, तो स्पैरो क्योंकि बर्ड है तो इसका मतलब है कि दुनिया के तमाम बर्ड जो हैं उनमें भी विंग्स हैं, वो भी फ्लाई कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमने एक ख़ास बर्ड से बात स्टार्ट की और हमने आम तमाम बर्ड्स के बारे में जनरल साइड पर हम अपनी रीजनिंग को, सोच विचार को ले आए। हाइपोथेसिस जो है इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट काम करते हैं, मुख्तलिफ हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। कुछ जो हाइपोथेसिस हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके बारे में इतनी बेहतर तरीके से मालूमात मिल जाती है कि उनके ऊपर टेस्ट्स अप्लाई किए जाते हैं, तजर्बात किए जाते हैं। तजर्बात जो है करने के बाद बहुत सारे मफरूज़े फ़ॉल्सिफाइड हो जाते हैं, झूठे साबित हो जाते हैं, और बहुत सारे मफरूज़े सही साबित हो जाते हैं। और जितने भी हम तजर्बात करते हैं, जितनी भी हमें मालूमात मिलती है, डाटा हम इकट्ठा करते हैं, वो उसके हक़ में चली जाती है। इससे हाइपोथेसिस स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हाइपोथेसिस कन्वर्ट हो जाता है थ्योरी में। तो थ्योरी को हम मज़ीद टेस्ट्स जो है उससे गुजारते हैं, मज़ीद टेस्ट उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और फिर ये अगले स्टेप पर चली जाती है और बन जाती है लॉ। इससे पहले जो थ्योरी है उसके 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि एक थ्योरी में ख़ास बात ये होनी चाहिए कि वो एक्सप्लेन अच्छा कर सके, जिस बारे में हमने उसके थ्रू मालूमात दे रहे हैं, जिस बारे में हमने ये थ्योरी बनाई है
उससे मुतल्लिक, और ये प्रिडिक्शन भी दे सके, ये उससे रिलेटेड फ्यूचर के हवाले से जो पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनकी भी पेशन गोई कर सके। तो जब थ्योरी इन दोनों फीचर्स के साथ टेस्ट जब इसको अप्लाई किया जाता है, ये मजबूत हो जाती है, झुटलाई नहीं जा सकती, तो ये लॉ बन जाती है। और लॉ को जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं वो इसके हक़ में साबित हो जाते हैं। तो लॉ की दो मिसालें इन्होंने यहाँ पर आपको दी हुई हैं। मिसाल के तौर पर मेंडल, इन्होंने जेनेटिक्स में काम किया, जीन्स के ऊपर काम किया, मटर के पौधे पर, और इन्होंने दो लॉ दिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसी तरह हार्डी ने भी एक जो है वो लॉ दिया था, मैथमेटिकल रूल है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हार्डी वाइनबर्ग लॉ कहते हैं। तो ये दो लॉ की मिसालें हैं। तो आप देखते हैं कि हमने ऑब्जर्वेशन से बात स्टार्ट की, ये पहला स्टेप था बायोलॉजिकल मेथड का। दूसरा स्टेप हाइपोथेसिस बनाना था, हाइपोथेसिस के बाद तीसरा स्टेप थ्योरी बनाना था, थ्योरी बनाने के बाद चौथा स्टेप जो था वो लॉ बनाना था।